आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और उस देश को, उस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है वो है देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार है और कानूनी पेचीदगियों के चलते कई बार लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। लोगों को उनके हक और कानून के बारे में जानकारी नहीं होती और वो न्याय के लिए भटकते रहते हैं। इसी अंतर को दूर करने के लिए हमने इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में कानूनी सलाहकार से आपको समस्याओं का निदान करने की कोशिश हम करते हैं। आज हम बात करेंगे दिवालिया कानून के बारे में कि आखिर दिवालिया कानून क्या है, कानूनी इसका प्रावधान। इस विषय पर अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो आप हमारे कानूनी सलाहकार से पूछ सकते हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और हमारे कानूनी सलाहकार से आप अपनी समस्या के बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन आज जो हमने सवाल उठाया है वो यही है कि दिवालिया कानून क्या है और क्या है इसके कानूनी प्रावधान। और चलिए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सौरभ बसु है, अधिवक्ता है इलाहाबाद हाईकोर्ट के। बहुत स्वागत है आपका सौरभ जी। और साथ ही अजय कुमार सिंह है, अधिवक्ता है इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के। बहुत स्वागत है आपका भी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। दरअसल आज जो हमने सवाल उठाया है वो यही है कि दिवालिया कानून क्या है और इसके कानूनी प्रावधान क्या है। सबसे पहले मैं सौरभ जी आपसे जानना चाहूंगी, आप मुझे बताइए कि दिवालिया कानून क्या है। ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2015 में पेश किया गया था। 2016 में इसके कोड बनता है। ये कंपनीज एक्ट के तहत जो भी कॉरपोरेट वर्ल्ड के जो भी आपके दिवालिया घोषित हो जाते हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स के, ये दो प्रकार की जो एंटिटी होती है, उन लोग जब देनदारी जब इनकी बढ़ जाती है तो कोई भी क्रेडिटर इनको सू कर सकता है पैसा लेने के लिए। ये जब दाखिल किया जाता है तो इनको एक एप्लीकेशन के तहत क्रेडिटर अगर फाइल करे तो सेक्शन 9 में प्रोविजन दिया गया है कि आप ये फाइल कर सकते हैं और पैसा लेने के लिए, वसूली करने के लिए आप पहले एक नोटिस देंगे। उसके 10 दिन के अंदर आपको इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा और आपको इनकी प्लेंट फाइल करनी है एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। और सेक्शन 10 में ये प्रोविजन दिया गया है कि अगर कोई भी आप लीगल जो आपका कॉरपोरेट लीगल एंटिटी है, वो कॉरपोरेट खुद से अगर दिवालिया घोषित मानता है अपने आप को, तो वो खुद से एक सेक्शन 10 में एप्लीकेशन देगा कि हमारी कंपनी को रिवाइव करने के लिए हमारे पास सोर्सेज मौजूद है या और कहीं से सोर्सेज आ सकते हैं उसको रिवाइव करने के लिए, तो वो सेक्शन 10 में एप्लीकेशन देते हैं। आप जब ये एप्लीकेशन एनसीएलटी में फाइल करते हैं तो आपको 180 दिन का समय दिया जाता है और एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आपको नियुक्त कर दिया जाता है एनसीएलटी के द्वारा। उसको 180 दिन में आप किसी भी तरीके से, या तो कहीं से बाहर से कोई सोर्स आए, कोई दूसरी कंपनी उसमें पैसा लगाना चाहे, उस क्रेडिटर को खत्म करना चाहे, वो जितनी भी क्रेडिट है, जितना पैसा बकाया है, वो देनदारी खत्म की जाए, या अगर आप उस समय नहीं कर सकते हैं तो उसके कहीं से आप बिडिंग करवाते हैं और इसकी एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की बैठक होती है। तो उसमें ये रिजॉल्व किया जाता है कि क्या ये कंपनी रिजॉल्व किया जा सकता है, रिवाइव किया जा सकता है या नहीं। तो उसमें ये तय किया जाता है और अगर 180 दिन का समय पूरा हो जाता है तो एक 90 दिन का समय और देने का हक एनसीएलटी के पास है। इसके बाद सेक्शन 10 में भी सेम प्रोविजन है। बिल्कुल, ये भी हम आपसे तफसील से जानेंगे कि सेक्शन 10 में क्या कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। मीना है फरीदाबाद से। मीना जी पूछिए, क्या है आपका सवाल?
जी, मेरा सवाल है कि हम लोग फ्रीडम फाइटर है और मैंने प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी के पास मेरी फाइलें पड़ी हुई हैं। पूरे 5 साल हो गए, इन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया और हमारी पेंशन आज तक नहीं दी। कई करोड़ रुपए जो हमारे फ्रीडम फाइटर पेंशन के मिलने चाहिए थे, आज तक 1 रुपया नहीं मिला। और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज हैं, उसके लिए हमने इनसे आईडी कार्ड मांगा। हम लोग अंडमान से आए हुए हैं, यहाँ पर 40 साल से रह रहे हैं हरियाणा में, और हम लोग अंडमान में हमारी 3 पीढ़ियां रह रही हैं। और इन्होंने कहा कि हम तुम्हें आईडी कार्ड देंगे, हम तुम्हें सब जरूरत का सामान देंगे, हम आपको पेंशन देंगे। तो 30,000 रुपए इन्होंने कर रखी है। पता नहीं है किसको देते हैं पेंशन। फ्रीडम फाइटर्स को कोई अधिकार इन्होंने नहीं दिए। मोदी जी 2 बार अंडमान गए हैं और हवाई जहाजों का समुद्र तल का दौरा करके आ गए हैं। उनको शहीदों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। और हम 20 साल से मेरी फाइलें पड़ी हैं। हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया उनपे, ना कोई हमसे पूछने आया, ना मिलने आया, ना उनका कोई डीसी आया, और ना उन्होंने आज तक हमारी कोई सुध लिया। अब हमें ये पेंशन कब देंगे, आने जाने की सुविधा कब देंगे अंडमान, जो हम अपने रिश्तेदारों से मिल सकें। ठीक है, पेंशन को लेकर आपका सवाल है, ठीक है, ले लेते हैं जवाब, ले लेते हैं अजय जी से और पूछ लेते हैं कि इसमें किस तरह से आप कानूनी सहायता ले सकते हैं। अजय जी बताइए। इनके लिए विकल्प ये है कि पेंशन और सुविधाएं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मिलती है, उसके लिए इनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंसर्न के पास जाना चाहिए और वहां प्रत्यावेदन देना चाहिए। वहां पे प्रत्यावेदन देंगी तो इनके प्रॉब्लम वहां से सॉल्व, उस पर इंक्वायरी होती है। अगर पाई जाती है कि इस कैटेगरी में हैं, तो इनको वहां से बनाया जाए। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हैं इनकी सुनवाई नहीं होती, तो इनके पास विकल्प है, हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर सकती हैं, और हाई कोर्ट में अगर रिट दाखिल करती हैं तो वहां से रिलीफ इनको अवश्य मिलेगा। पूरा प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है। जी बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करते हैं मीना जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। सौरभ जी, आप सेक्शन 10 के बारे में हमें कुछ बता रहे थे। सेक्शन 10 जो है वो आप जो क्रेडिटर्स खुद होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट अगर खुद से क्रेडिटर अपने आप को घोषित करते हैं कि वो दिवालिया घोषित हो गए हैं, वो बैंकरप्ट हो गए हैं, वो देने के लिए इस समय कंपनी को चलाने के लिए सक्षम नहीं है, तो वो खुद से एक एप्लीकेशन एनसीएलटी में देते हैं ताकि उनकी कंपनी रिवाइव हो सके। तो उस क्षेत्र में उनको एक जो जितने भी क्रेडिटर्स है वो एक कमेटी बैठती है और उस हिसाब से उनको फिर से मांगा जाता है कि कोई भी बाहर से कोई भी अगर आता है पब्लिक से, आप कोई भी रेजोल्यूशन आप दें वहां पर कि उस कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है। वो रेजोल्यूशन ये जो कंपनी जो खुद से एप्लीकेशन डाली है वो भी एक हकदार होता है उसको फिर से रिवाइव करने के लिए। अगर उनके पास फंड कहीं से वो अरेंज कर सकते हैं तो वो दे सकते हैं। तो वो एनसीएलटी में एक प्रोविजन इसमें बढ़ा दिया है, जबकि पहले जो वाइंडिंग अप प्रोसेस होता था उसमें कंपनी के पास जो दिवालिया घोषित हो जाती थी उस कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था अदर देन टू कहीं और से पैसा ले आए और उसको रिवाइव करे। अब एक ऑप्शन इसमें सेक्शन 10 में ये खोल दिया है कि आपके पास अगर कहीं से आप पैसा ले आते हैं तो आप क्रेडिटर्स को अगर संतुष्ट कर लेते हैं तो आपकी जो एसेट्स है, आपकी जो कंपनी की गुडविल है वो बरकरार रह जाती है और कंपनी फिर से रिवाइव करने की एक प्रोविजन है। और उसके लिए एनसीएलटी द्वारा खुद से एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को नियुक्त किया जाता है जो कि पूरी कार्यवाही को देखते हुए वो 180 दिन का टाइम उनको मिलता है कि आप उस कंपनी को रिवाइव कर सकते हैं। एक 90 दिन का समय और बफर में रखा जाता है कि अगर 180 दिन से ज्यादा लगता है समय कि लास्ट मोमेंट तक कोई और बिड आ जाती है, कोई और रेजोल्यूशन आ जाता है, तो वहां पे वो 90 दिन का इजाफा और दे सकते हैं। ये एक सेक्शन 10 में एक हम लोगों को मोटा मोटा दिया गया है जिसमें हम लोग वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स जो है वो स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, इजी कर दिया गया है कि ताकि कंपनी चलती रहे और उसको सिक घोषित करते हुए बंद ना करना पड़े। देव पांडे हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं झारखंड से। देव पांडे जी पूछिए, क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक ही अगर हम किसी को दे दिए हैं गलती से, मान लीजिए दिला गया, तो वो एनआई एक्ट में केस उस पर दर्ज हो सकता है? यदि हो सकता है तो उसमें लीगल लायबिलिटी का क्या रोल है? वो हमको पैसा दिया है, इसका कुछ प्रूफ होना चाहिए ना उसके पास। सौरभ जी।
जी इनका सवाल एक बार सवाल दोबारा दोहरा दीजिए देव जी। हमारा सवाल है कि एनआई एक्ट में सिर्फ एक ही कापी है जो हम दे दिए हैं, उस पर केस हो जाएगा? एनआई एक्ट में क्या हो गया? एनआई एनआई एक्ट एक्ट जी, उसमें क्या आप पूछना क्या चाह रहे हैं? एनआई एक्ट में हम किसी को चेक दे दिए हैं गलती से, ठीक तो उस है। पर केस हो जाएगा कि उसको प्रूफ करना होगा कि पैसा हमको दिया है? एनआई एक्ट में इन्होंने चेक दे दिया है गलती से, क्या इनको प्रूफ करना होगा कि उसमें पैसा है या नहीं है? यही पूछ रहे हैं आप? नहीं, पैसा हाँ, इन्होंने हाँ, चेक हाँ। दे दिया है। हाँ, एनआई दे एक्ट दिया। में इन्होंने, एनआई एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इन्होंने चेक दे दिया है। आपको दिखाना, देखिए एनआई एक्ट में जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसमें आप अगर चेक लिए हैं कहीं से या चेक दिया है तो वो आपको साबित करना पड़ता है कि किस लिए दिया है। अगर आपने पैसा आपने चेक दिया है तो आप किस मत पे उसको पैसा दिया है। आप ये नहीं कह सकते कल को कि आपने लोन पे दिया। अगर लोन पे दिया है तो रीपे करने के लिए दूसरी पार्टी ने आपको क्या बताया है, कब दिया गया है, ये सारी चीजें आपको सिद्ध करनी पड़ेगी। ये तब सिद्ध करने का आपको मौका मिलेगा जब ये कंप्लेंट ऐसे फाइल होती है। आप महज एक चेक आप दे के उसको आप इमीडिएटली कंप्लेंट के तौर पे नहीं ट्रीट कर सकते हैं। आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपने दिया है उस चेक को, वो अगर डिसऑनर होता है वो चेक, तब वो कंप्लेंट करेगा आपको, आपके खिलाफ, तब आप उसके हिसाब से बताएंगे। आपने चेक ड्रॉ कर लिया है तो आप चेक रोकने के भी काबिल नहीं है जब तक ना आप एक ठोस आप बताएं कि किस लिए आपने एक रीजन दिया है कि आप इस चेक को रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। स्टॉप पेमेंट भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत ये गैर कानूनी चीज है, उसको आप नहीं रोकते, वो ऑफेंस के तौर पे ही लिया जाता है कि वो भी डिसऑनर की श्रेणी में आता है। तो लिहाजा आप पहले तो चेक का किसी तरीके से डिसऑनर हो या चेक को प्रोड्यूस किया जाए तभी कोई केस आगे बढ़ेगी इसमें। चलिए अगले दर्शक से हम पूछ लेते हैं उनका सवाल। अमित है हमारे साथ गोंडा से। अमित जी पूछे, क्या है आपका सवाल? जी मैम, मेरे एक दीवानीवाद में 8 प्रतिवादी हैं। एक प्रतिवादी अनुपस्थित है जिसकी उपस्थिति हेतु प्रकाशन का आदेश किया गया है, क्योंकि प्रकाशन में खर्च ज्यादा आता है, अतः मैं उस अनुपस्थित व्यक्ति का नाम ही वाद से हटा देना चाहता हूँ। क्या यह आदेश एक नियम 10 के तहत किया जा सकता है? सीपीसी के कृपया सलाह दीजिए। जी अजय कुमार जी। आपने प्रतिवादी अगर उनको बनाया है तो प्रॉपर सर्विस के लिए सीपीसी में बकायदा व्यवस्था है। अगर उनके ऊपर नोटिस सर्व नहीं हो रही है तो गजट होगा। गजट हो गया तो प्रॉपर सफिशिएंट सर्विस मान ली जाती है। उनको आप अगर उनके खिलाफ आप क्लेम करते हैं, कोई रेमेडी आप उनके खिलाफ सीख करते हैं, तो आप उनको पार्टी से हटा नहीं सकते। उनको पार्टी रहना ही है, बल्कि एक्स पार्टी उनके खिलाफ प्रोसीड होगा, ये माना जाएगा कि वो हाजिर हैं, बिल्कुल। और उनके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर भी पास होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया होगा। अजय जी, मेरा आपसे ही सवाल है, क्योंकि दिवालियापन की हम बात कर रहे हैं, उसके कानून की हम बात कर रहे हैं, इसमें कानूनी प्रावधान क्या हो सकते हैं, ये भी हमें तफसील से समझाइए। देखिए, दिवालियापन अलग अलग तरीके से, एक तो ये है कि किसी कंपनी के खिलाफ, कभी बैंक के खिलाफ। बैंक के खिलाफ अगर दिवालियापन बैंक के खिलाफ होता है, ये कानून ले आते हैं हम लोग, इसमें इस प्रक्रिया में दिवालिया घोषित किया जाता है। तो बैंक में जो उनके उपभोक्ता होते हैं, पैसा जमा किए रहते हैं, ये देखना है कि उनका पैसा कितना सुरक्षित है। एक तो कंपनी में है कि कंपनी में किसी ने इन्वेस्ट किया है तो कंपनी को कैसे प्रोटेक्ट करना है। बैंकिंग सेक्टर का अलग सिस्टम है। बैंकिंग में ये देखना है कि जितने उपभोक्ता हैं उन्होंने जो पैसा जमा किया है क्या वो सिक्योर है। अगर बैंक घाटे में चली जाती है और घाटे से उबर नहीं पाती और दिवालिया कानून के तहत वो कंपनी वो बैंक इस स्तर पे आ गई कि उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाए, तो ऐसे सिचुएशन में जो 1 लाख से ऊपर का अगर अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया है उपभोक्ता ने, तो 1 लाख रुपए से अगर ऊपर है तो इस स्थिति में जो आरबीआई 1 लाख रुपए तक ही उनके अमाउंट को सिक्योर्ड मानती है। 1 लाख के ऊपर का अमाउंट मुश्किल हो जाता है वापस पाना अगर बैंक दिवालिया घोषित कर दी जाती है तो।
कंपनी में एक अलग सिस्टम है। खैर हमारे भारत में इस समय बैंकिंग सिस्टम में ऐसा अभी बहुत खतरा नहीं है, कुछ रेयर इसको छोड़ दीजिए तो बहुत सिक्योर हैं लोग। अन्य देशों में तमाम आई समस्याएं, लेकिन अपने देश में बैंकिंग सेक्टर ठीक है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो 1 लाख रुपए तक ही सिक्योर माना जाता, उसके ऊपर अमाउंट जो होगा उसके लिए आप क्लेम करना मुश्किल हो जाता है और वो पाना मुश्किल हो जाता है। ये बैंकिंग सेक्टर में है। कंपनी तक जहां बात है, तो कंपनी में अभी भाई साहब ने बताया, हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट है भाई, बड़ा डिटेल्स बताया कि कंपनी में उबरने के लिए ये सब सिस्टम दिए गए हैं कि उसको फिर से रिवाइव करने के ऑप्शन हैं। वो कंपनी रिवाइव हो, अगर ऐसा नहीं है एसेट्स उसके बेच के भी जो उसमें इन्वेस्टर्स हैं उनको दिया जाता है। अभी सहारा की केस आपने देखा होगा। बिल्कुल, इसके बारे में भी हम आपसे तफसील से जानेंगे अजय जी, लेकिन इस बीच बहराइच से आकाश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आकाश, पूछिए, क्या है आपका सवाल? सवाल है कि जैसे मैम हमारी कोई एक प्रॉपर्टी है जो बैल की है, उस पर भूमाफिया लोग कब्जा किया। मैं कितनी बार सीएम, एसडीएम, एसपी सब जगह दे चुका हूँ, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। ऐसा कौन सा कानून हो सकता है कि हमको इंसाफ मिल चुके? सौरभ जी। जी देखिए, इसको तो पहले आप एसपी और एसएसपी, जितने भी आप पुलिस ऑफिसर्स हैं, आपको एसएचओ से लेके एसपी और एसएसपी तक अब सबको आप एप्लीकेशन दीजिए। इसमें 133 की प्रोसीडिंग हो सकती है, पब्लिक न्यूसेंस वो क्रिएट कर रहे हैं वहां पर। वहां पे उन्होंने जबरदस्ती अगर दखल किया है तो आप एक इंजंक्शन सूट फाइल कर सकते हैं। आप डीएम के पास भी एप्लीकेशन दीजिए। दोनों तरफ से आप जब प्रेशर देंगे, एक जुडिशियल लाइन में आपको परमानेंट इंजंक्शन की सूट फाइल करते हुए, और आप एक यहाँ पे देंगे एडमिनिस्ट्रेशन साइड में पुलिस को और डीएम को कि आपकी वो सुरक्षित की जाए, और आपको ये जो जबरदस्ती वो दखल कर रहे हैं आपकी जमीन पे, तो उसको वहां से आपको निजात मिले। ये दोनों एप्लीकेशन अगर नहीं सुनवाई होती है, आप डीएम के एप्लीकेशन को देने के बाद आप एक हाई कोर्ट में रिट भी कर सकते हैं एक इस तौर पे कि आपकी सुनवाई डीएम के द्वारा नहीं हो रही है। और अगर आपने सूट फाइल कर दिया है तो वहां पे इंजंक्शन लेने के लिए और उस पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए आपको एक इंजंक्शन लेना पड़ेगा, एक ऑर्डर लेना पड़ेगा आपके हित में, ताकि वो वहां से निकाला जा सके। बिल्कुल, अगर आप ऐसा करेंगे दोनों प्रक्रिया आपको साइमल्टेनियसली किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा और आपकी समस्या ये कह सकते हैं कि उसका निदान हो जाएगा। घनश्याम हमारे साथ उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। घनश्याम, पूछिए, क्या है आपका सवाल? सवाल यह है मैडम कि हम ब्राह्मण जाति के हैं। हमारे बेटे ने जाति उद्धार के लिए एक हरिजन लड़की से 9 साल तक लव इन रिलेशनशिप में रहा, लेकिन लड़की ने एसटी का फायदा उठाते हुए उस लड़के के खिलाफ केस कर दिया। क्या रेमेडी है इसकी? जी अजय जी। अब ये बताना पड़ेगा कि इनके खिलाफ किस नेचर का किया है। अब अगर वैवाहिक मामले दर्ज किए होंगे तो उसका अलग। जी बताइए घनश्याम जी। जी जी, अगर हाँ घनश्याम जी, आप बताइए, आप ये पूरा मामला पहले तफसील से बताइए, उसके बाद इस समस्या का समाधान बताया जा सकेगा। आज पूरा मामला यह है मैडम कि लड़के ने आखिरी वक्त ये कहा कि मेरी माँ की अंतिम इच्छा है कि आप इतने दिन से मेरे से लव इन रिलेशनशिप में रहिए, आप मुझसे मैरिज कर लो। उन्होंने ऐसा उनको एक लेटर SMS किया। उस SMS का फायदा उठाते हुए उन्होंने SC/ST एक्ट के अंतर्गत मेरे बेटे के खिलाफ मुकदमा दायर किया। क्या रेमेडी है इसकी? SC/ST एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है लड़की की तरफ से। अजय जी। जी, इसके लिए इनके पास विकल्प है कि हाई कोर्ट में FIR क्वेश्चन के लिए जाएं, एक रिट दाखिल करें कि साहब उसने स्वेच्छा से मेरे साथ रह के 1 साल 2 साल 5 साल जो भी पीरियड रही है उसमें रही, और आज की स्थिति में ये उसका दुरुपयोग करते हुए, अपनी जात का दुरुपयोग करते हुए SC/ST लगा दी, जबकि SC/ST के लिए बिल्कुल क्लियर व्यवस्था है कि अगर जात सूचक सब सार्वजनिक प्लेस पे कहते हुए उसका अपमानित किया जाए, तमाम इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। अगर वो उस कैटेगरी में नहीं आती तो FIR केस हो जाएगा, और अगर उस परिधि में आते हैं तो उनको बेल करानी पड़ेगी। बिल्कुल,
तो आप अजय जी, आपसे मैं बात कर रही थी क्योंकि जब हम कॉलर्स ले रहे थे उससे पहले आप कंपनी के बारे में बता रहे थे। दो तरह की चीजें आपने बताई थी, दिवालियापन अगर बैंक को लेकर हो तो वो अलग होता है और अगर कंपनी को लेकर हो तो अलग होता है। कंपनी के बारे में हम बात कर रहे थे, उसे तफसील से बताएं। कंपनी के लिए मैडम ये है कि अगर कंपनी कोई है उसमें उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसमें इन्वेस्टर्स होते हैं तमाम उनके। अगर कंपनी में पैसा किसी ने लगाया, कंपनी डूबने की स्थिति में है तो उसमें उनके पास ऑप्शन होता है कि वो कंपनी में उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें जो वो बैठते हैं, एक मीटिंग होती है। अगर उसमें उसके उभरने के कोई चांसेस बन पाते हैं तो उसमें ये प्रपोजल पास होता है कि नहीं, ये कंपनी के तरीके हैं, इसके एसेट्स को कुछ पार्टली हटा के कुछ इस तरह की व्यवस्था करके उससे हम उभर सकते हैं। अगर ये व्यवस्था नहीं बन पाती तब दूसरा विकल्प ये बनता है कि कोई इस कंपनी को किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर दिया जाए। मर्ज करने का भी एक व्यवस्था है कि मर्ज करके भी उस घाटे से उभर करके भी आप जीवित रह सकते हैं, उसके एम्प्लॉय सुरक्षित रह सकते हैं, इन्वेस्टर्स सुरक्षित रह सकते हैं। अगर ये स्थितियां नहीं बनती तब की स्थिति है कि ये उसका एक प्रपोजल होगा और वो कंपनी के एसेट्स बेच के भी जो भी उसमें जिसने इन्वेस्ट किया है उनको उनके राइट्स को सिक्योर किया जाएगा। अगर उससे नहीं पूरा होता तब फिर स्थिति विपरीत होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आज हमने लीगल हेल्पलाइन में बात की है कि आखिर दिवालियापन क्या होता है और उसका कानून क्या है, इसके प्रावधान क्या है, उस पर तफसील से हमने चर्चा की। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।